हेलो एवरीवन, आई एम संकेत एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एजुकेटेड एजुकेशन। आज के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 और इवन क्लास 9 के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। आज का जो सेशन है उसका एक और चैप्टर साइंस 1 में ये आता है, मतलब एक्चुअली ये फिजिक्स का पार्ट है एंड दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आज हम पार्ट 1 देख रहे हैं। और हमेशा आपको पता है कि साइंस के अंदर कोई भी चैप्टर हो उसका पार्ट 1 का मतलब होता है पिछले साल के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। देखिए, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको पिछले साल के कॉन्सेप्ट नहीं पता, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये चैप्टर आपको 0% समझ में आने वाला है। तो इसलिए अगर आपको चैप्टर को ठीक से समझना है तो पूरे हम पिछले क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक बार रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों बने बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और आपको पता ही है कि आवर चैनल इज़ फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल द पीपल जिनको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड लाइक द सेशन इफ़ यू लाइक इट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन। है, मैंने यहाँ पे पिछले साल की हमारी टेक्स्ट बुक ली है 9th स्टैंडर्ड की आज के सेशन के लिए। आज के सेशन में हम सिर्फ पिछले साल के जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े सबका रिवीजन करेंगे, अच्छे से करेंगे। मतलब हर एक चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा, ये मेरा वादा है। सो लेट्स बिगिन विथ ये हमारा जो एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ था। इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट में हमें बोला था कि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। और वाटर का फ्लो कैसे होगा, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे होगा। ये हमने पिछले साल पढ़ा था। तो उसी पे बेस्ड आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया है कि जस्ट लाइक वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज टू पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए क्या होता है, जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो होता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी ऐसे ही फ्लो होता है। मतलब वो भी हायर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या फिर हायर इलेक्ट्रिक लेवल होगा, वहां से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल वाली जगह पे जाएगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लेवल जो होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, हम ऐसा मानते हैं, अच्छा मैं बोल रहा हूं हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट सेड कि ऐसा प्रूव्ड है, मैंने बोला ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जगह होती है वहां पे हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज जो जगह होती है वहां पे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने सेल लगाया है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का थोड़ा सा इरेज कर दूँ और यहाँ पे मैं अपना सेल बना दूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो चार्ज है वो ऐसे फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ओनली इफ द सर्किट इज कंप्लीट। देखिए, ये एक प्री वैलेंट रीजन होता है, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। देखिए क्या होता है पता है क्या, ये बड़ा ही क्या कहते हैं एकदम चालाक किस्म का ये चीज रहती है कि उसको पता है अगर मेरे पास एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जाने के लिए, अगर मैं तार बीच में से ही टूटी हुई है, फॉर एग्जांपल वायर का ले लेते हैं, तो वायर अगर बीच में से टूटी हुई है तो उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज कभी नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये बड़ा ही चालाक रहता है। इसको पता होता है कि यार वायर टूटी हुई है, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे जाके तो मेरा अंत हो जाएगा, फिर मैं किधर जाऊंगा। उसको क्या करना होता है, उसको जाके वापस वहीं पे आना होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जाके वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आना होता है चार्ज को। इसलिए वो जब तक आपका सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं है, अगर उसमें छोटा सा भी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वायर है, वायर बीच में से कटी हुई है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता और इसकी वजह से उसमें से चार्ज फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वही चीज है ना कि द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल। सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है कि अपना जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके पास एक अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो उन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उनको जब सब्ट्रैक्ट करके उसका फर्क निकालते हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही यहाँ पे क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड
flow of electricity through a conducting wire connected to the two ends of the cell। तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। जस्ट लाइक अगर आपने दो कटोरियों में पानी रखा है और वो दोनों कटोरियों की हाइट एकदम सेम है, परफेक्टली सेम है, तो पानी फ्लो ही नहीं होगा, पानी वही के वही रहेगा, राइट। ना तो इस कटोरी का पानी इसमें जाएगा, ना ही इसका इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। वैसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का क्या मतलब है कि दोनों में सेम पोटेंशियल है, ठीक है, तभी तो x माइनस एक्स करोगे तो जीरो ही तो मिलेगा, राइट। दोनों में अगर x और x दोनों में सेम टू सेम पोटेंशियल है, मतलब दोनों में x पोटेंशियल है, तो x माइनस एक्स करोगे तो उसका जीरो मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में सेम पोटेंशियल है, देयर विल बी नो मोशन, ठीक है। वही है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं आएंगे, आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहता है, मतलब दोनों में कुछ तो फर्क रहना चाहिए पोटेंशियल में, एक का ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, अब उतना मैं रिवीजन नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। और वर्क को हम W से डोनेट करते हैं, तो डिनोट करते हैं, ये तो आपको बताइए। तो V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V उसको हम लिखते हैं एज W अपॉन Q, ठीक है। वर्क अपॉन टोटल चार्ज, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे हमें यूनिट मिलता है, ठीक है, यूनिट मिलता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, इसीलिए इसे हम V लिखते हैं यहाँ पे। सो 1 वोल्ट, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल्स, राइट, जूल आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 जूल। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, ठीक है, ये चार्ज का यूनिट होता है, तो यहाँ पे 1 कूलम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है वोल्ट, और 1 वोल्ट कितना होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वगैरह ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। नाउ एवरी एटम ऑफ अ मेटालिक conductor has one or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus, these are called free electrons। तो देखिए जो मेटल होता है, ठीक है, जो मेटल होता है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है तो उस मेटालिक कंडक्टर के हर एक एटम में एक ऐसा, एक या उससे ज्यादा ऐसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे जिसपे न्यूक्लियस बहुत ही कम पावर लगा पाता है, और ये आराम से न्यूक्लियस की गिरफ्त से बाहर निकल सकते हैं, मतलब ये आराम से उसमें से बाहर निकल सकते हैं, और इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है। नाउ एज शोन इन फिगर 3.3, यहाँ पे आप ऊपर 3.3 देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, weakly attached outermost electrons and these free electrons move freely from atom to atom। मतलब ये क्या होता है, इस एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, आप इसमें देख सकते हैं, जो ये वाला एटम का ये इलेक्ट्रॉन था ये इसको ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मतलब एक मेटल में क्या होगा, मेटल मतलब क्या है, बहुत सारे एटम्स ऐसे 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 अरेंज्ड है लाइन से, करेक्ट। तो क्या होगा, इस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होगा, इसका इसको होगा, इसका इसको होगा, इसको इसको होगा, ऐसे चेन चलती जाएगी और ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा और वापस वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को वापस अपने एटम में आना ही पड़ता है, अगर वो एक बार निकल गया तो वो क्या करेगा, पूरा ऐसे घूमकर वो वापस आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको,
ठीक है. सो एज शोन इन फिगर 3.3 these electrons can easily move from one part of a conductor to its other parts. The negative charge of the electrons also gets transferred as a result of this motion. The free electrons in a conductor are the carriers of negative charge. तो मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको सबको पता होगा, बस उतनी ही चीज यहाँ पे बताई गई है. नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर. अब देखिए इस पार्ट में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान देकर सुनना. इतने अच्छे से कोई आप स्टैंडर्ड में, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, तो ध्यान देकर सुनना. एज शोन, यार एक सेकेंड. ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.4a, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला फिगर. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इफ अ कंडक्टिंग वायर, हम इसे कंडक्टिंग वायर मान रहे हैं. ठीक है, इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, यहाँ पे हमने सेल को कनेक्ट नहीं किया है. इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स. कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते ही रहते हैं, उसको चार्ज दो उसको चार्ज मत दो, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से उधर जाते रहते हैं. बस तुमने अगर उसको कोई चार्ज नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल तुमने उसे सेल नहीं दिया है या बैटरी नहीं लगाई है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से उधर रैंडमली अपने आप आराम से ऐसे घूमते रहेंगे. ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी घूमेंगे. ठीक है, सो दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स. अब देखिए एटम के सिर्फ बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस छोटा सा होता है, उसके बाहर पूरी फ्री स्पेस होती है, ये आपको पता है. तो इसलिए जहां पे भी उनको फ्री स्पेस मिलती है वहां पे वो इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं. नाउ व्हेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ अ वायर टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब हम एक बैटरी जोड़ेंगे, एक सेल जोड़ेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल दैट इज लोअर पोटेंशियल टू द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हायर पोटेंशियल ऑफ द सेल, एज शोन इन द फिगर 3.4b. तो भाई ये तो गजब हो गया. हमने अभी अभी देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होनी चाहिए थी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन. तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे फ्लो हो रही है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले इतना समझ लो. ठीक है, कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होती है. ठीक है, नाउ due to the flow of these electrons, current starts flowing through the wire. This motion of electrons is irregular, but there is a definite non-zero value to their average velocity. अब ये जो फ्लो है इसका हम एक्चुअली में स्पीड नहीं निकाल सकते, लेकिन उनका एक एवरेज स्पीड निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी निकाल दी तो सही हो जाएगा. ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है ये, तू मुझे बता रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे ये भी बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं. अरे भाई तो चक्कर क्या है, दोनों अलग अलग चीजें क्यों है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है. Even though electrons move from negative end to positive end, conventionally the direction of current flow is taken to be opposite of the direction of flow of electrons, that is from the positive end to the negative end of the cell. दरअसल हुआ ये था कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी में जब रिसर्च शुरू हुई थी, तब हमारे बेचारे साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. उनको कुछ नहीं, उनको कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि तब एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी भाई साहब. तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है भाई, पॉजिटिव है अच्छा दिख रहा है वो हायर पोटेंशियल का होगा, नेगेटिव है वो ठीक ठाक दिख रहा है वो लोअर पोटेंशियल का होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती होगी, ऐसा उन्होंने अज्यूम कर लिया. अब बाद में ये रिसर्च करके पता चला कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं. लेकिन उन्होंने बोला ए भाई ये कंफ्यूजन मत करो, एक काम करो, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही रहने दो. जब तुम बनाओगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे तो तुम वहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है ऐसा ही दिखाओ, नहीं तो फालतू में कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी. आपको कभी भी जब जब इलेक्ट्रिक सर्किट आप ड्रॉ करते हो तब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही दिखाना. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक
बात करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में, अच्छा कंडक्टर में मतलब कुछ भी हो सकता है, एक वायर हो सकती है, एक सिंपल सी मेटेलिक वायर को भी हम कंडक्टर मानते हैं। कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से आराम से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल मेटेलिक वायर में से आराम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, सो दैट इज अ कंडक्टर। ठीक है, सो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसका मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। नाउ करंट दैट इज आई, देखिए करंट को हम डिनोट करते हैं लेटर आई से। ठीक है, सो करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे करंट का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, दैट इज इतने टाइम में इतना चार्ज पास होता है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं इन फिजिक्स, ये वाले इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में। सो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। प्लीज नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये सब। ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। नाउ द यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई यूनिट्स इज कूलम। तो मैंने अभी अभी बताया था कि चार्ज का यूनिट मतलब क्यू का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, एंड एम्पियर का आप कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये कहाँ से आया, तो इसी फॉर्मूला से आया। करंट का मतलब करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, वो इसी फॉर्मूला से है। सिंपल बात समझ में आ गई। ये आपको फॉर्मूलाज लिख के ले लेने हैं, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले के नहीं लिखे हैं, बाद में इसका रिपीट देखकर नोट जरूर कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये। ठीक है, अब ओम्स लॉ की ओर बढ़ते हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आपको फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं। Now, the relationship between the current flowing through a wire that is I and potential difference that is V। अभी हमने देखा I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, लेकिन इसमें अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपको किसी ने पोटेंशियल डिफरेंस देके रखा है, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम कैसे निकालोगे ये करंट, तो उसका हमें यहाँ पे जिक्र मिलता है। इसे आप याद रखिएगा, जॉर्ज साइमन ओम इन साइंटिस्ट ने ये दिया था, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे। नाउ इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अच्छा जो वायर है, ठीक है, वायर को हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इस एक्सपेरिमेंट के समय, अगर ऐसा हो, ठीक है, तब क्या होगा, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी मिल गया, यहां से आई मतलब करंट, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इस आई प्रोपोर्शनल को टू वी को हम एक एक काम करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख के हम स्मॉल के को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख देते हैं। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू के वी हो जाएगा, वेर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब और आगे क्या होता है देखिए, नाउ वी कैन गेट, ये k जो है मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा i अपॉन के, या फिर इसको आप लिख सकते हो i इंटू, एक सेकेंड, इसको आप लिख सकते हो i इंटू 1 अपॉन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर है i अपॉन के, करेक्ट। तो अगर आप ऐसे लिखोगे i अपॉन के इज इक्वल टू वी, i इंटू 1 अपॉन के इज इक्वल टू वी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन के को कैपिटल R मान लेंगे, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है, पहले इतना समझ लो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R को लेते हैं हम। सो देयरफॉर अब देखिए 1 अपॉन के की जगह R रख दो, तो I मल्टीप्लाइड बाय R इज इक्वल टू V, ये हमें मिलता है। तो V इज इक्वल टू IR हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, या फिर R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, सिंपल, I को उस साइड शिफ्ट करो, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई मिल जाएगा। तो ये जो दोनों चीजें, ये दोनों फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको एप्लीकेशन 10th स्टैंडर्ड में भी करना है, कैसे करना है नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको रीजन में लिखना है फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, और इस ओम्स लॉ से हमें क्या मिल सकता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बता रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बता रहा हूं। किधर है भाई,
हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पहले ये पढ़ते हैं उसके बाद वो ऊपर का कंटिन्यू करेंगे। सो एज शोन इन फिगर 3.4, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने देखा था अभी अभी 3.4 वाली फिगर में, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे। दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, वो कभी भी इधर उधर इधर उधर हिलते रहते हैं। When a potential difference is applied between the two ends of the conductor, these electrons start moving from the end at lower potential to the end at higher potential. मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल, वहां से पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, ऐसे मूव करने वाले हैं। नाउ दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ द करंट। इसी की वजह से ही तो फ्लो ऑफ करंट कहते हैं ना हम, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मतलब ही तो करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कहते हैं। नाउ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एटम्स एंड आयन्स विच लाई अलोंग देयर पाथ। Such collisions cause hindrance to the flow of electrons and oppose the current. This hindrance is called the resistance of the conductor. बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो आप मार्क ही कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक से जगह दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है, रैंडमली घूम रहे हैं। अब जब रैंडमली घूमेंगे तब एटम तो है, भले ही वो एटम का न्यूक्लियस छोटा सा है लेकिन है, राइट। तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन आके उस न्यूक्लियस को टक्कर मार दे, राइट। कोई इलेक्ट्रॉन आके उस न्यूक्लियस को टक्कर मार दे, ऐसे बहुत जगह पे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही एटम भी है। तो इसीलिए क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जा जाके न्यूक्लियस को धड़क रहे हैं, वहां पे जाके टक्कर मार रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। और ये जो भटकना होता है, ये जो हिंड्रेंस होती है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब अगर एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, जो फ्लो ऑफ करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से मूव नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है इधर उधर जाने में। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब करंट कम फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो कम होगा तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो कम हो जाएगा और हमें कम इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर क्या कहते हैं, फ्लो होती हुई दिखेगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ बैड कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेचारे इधर से उधर इधर से उधर जा रहे हैं, हमें वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ही कम मिल रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, अब रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला भी चाहिए, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट चाहिए। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, क्योंकि ओम्स लॉ से हमें मिला था, इसलिए उसका एसआई यूनिट को हमने ओम नाम दिया है और उसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ओम कितना होगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई देखा था, तो वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, और आई मतलब करंट का होता है एम्पियर एसआई यूनिट। तो इसीलिए 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, फिजिकल स्टेट सेम रहे, इसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब जो कंडक्टर है उसका लेंथ सेम रहना चाहिए, कितनी लंबी वायर ली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर आपकी वायर ऐसी है, ऐसी वायर है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो डिस्टेंस है, वो एरिया भी सेम रहना चाहिए, एंड टेम्परेचर उसका सेम रहना चाहिए, एंड द मटेरियल, ऐसा नहीं है कि तुमने कॉपर लिया था उसके बाद तुमने एल्यूमिनियम को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, उसको कॉपर का कॉपर ही रहने दो, ठीक है। सो मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सेम रहेंगे, तो ये ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल रहने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी तक अगर लाइक का बटन ना दबाओ ना तो दबा देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना है ये, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग जो बहुत लोग भूल जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो सेम चीज है, लेकिन नहीं होती, ठीक है। नाउ अब रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिराइव करेंगे, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ। तो अगर टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी लंबी है वो तार। देखिए अगर ज्यादा लंबा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एटम, ठीक है, और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा बार टकराएंगे, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो भी ज्यादा होगा। और देखिए अब यहाँ पे देखिए,
इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर, रेजिस्टेंस को हम आर मान रहे हैं, सो देयरफॉर आर विल बी प्रोपोर्शनल टू एल, जैसे लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऑल्सो आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सॉरी यस 1/a, ठीक है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो ये है कंडक्टर, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, एरिया बढ़ा दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि उसके एटम उतने ही है, ठीक है, एटम का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा जगह मिल रही है आगे पास होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, वो कम टकराएंगे, वो आराम से साइड से निकल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a लिखते हैं, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर आपने इसका एरिया बढ़ाया तो यहाँ पे एटम उतने ही रहने वाले, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहने वाले, उनको उल्टा हिलने के लिए जगह बढ़ गई तो आराम से हिलेंगे, वहां पे रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होगा, इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू 1/a लेते हैं। तो इन दोनों से हमें मिलता है आर प्रोपोर्शनल टू l/a, ठीक है, 1 की जगह l डाल दो न्यूमरेटर में, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया न्यू, ठीक है। इसे हम कहते हैं रो, ठीक है, RHO, रो इसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ये है रो। एंड रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं इसको, रो को। नाउ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट्स इज ओम मीटर, is ohm meter. Resistivity is a specific property of a material and different materials have different resistivity. देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है पता है क्या, रेजिस्टिविटी हमेशा देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई, कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टिविटी हमेशा मेटल या कंडक्टर पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, अभी अभी देखा हमने, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, कितना लंबा है कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कि उसका एरिया कितना है, और मटेरियल पर कि किस चीज से बना हुआ है, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी हमेशा किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहती है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी देके रखिए, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उसके हिसाब से ही तुम्हें यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी देखो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8, ये काफी कम है, ठीक है। ओम मीटर इसका यूनिट होता है, कैसे आता है वो सब आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर निक्रोम है 1.1 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, ये थोड़ी सी ज्यादा है, एक्चुअली ये भी ज्यादा नहीं, एक्चुअली कम ही है। एंड डायमंड इज 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13, मतलब ये तो काफी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए डायमंड में से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते। समझ में आई बात आपको, रेजिस्टिविटी मतलब एक कांस्टेंट होता है, वो एक कंडक्टर का जो मटेरियल होता है, मतलब अगर आपकी वायर कॉपर से बनी है तो वो चाहे कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी हो, कॉपर कॉपर ही रहेगा, कॉपर की रेजिस्टिविटी उतनी ही रहने वाली है। लेकिन उसका रेजिस्टेंस आप बढ़ा सकते हो इफ यू इंक्रीज द लेंथ, उसका रेजिस्टिविटी आप कम कर सकते हो इफ यू इंक्रीज द विड्थ, इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या आपको बात समझ में आई, इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो लाइव चैट में जरूर पूछना। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सिंबल्स। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हो तो उसमें आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक बैटरी है, जो भी है, तो उसको आप इस सिंबल से डिनोट करते हो। अगर आपके पास एक्चुअली सेल और बैटरी में फर्क होता है, सेल मतलब एक ही सेल रहेगा, बैटरी मतलब बहुत सारे सेल रहेंगे, तो अगर ज्यादा सेल्स है तो आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। एक सेल को एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बहुत सारे सेल को बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ऐसे कई सारी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लग की क्या होती है, प्लग की का मतलब है आपको अगर सर्किट को कंप्लीट नहीं करना, अगर आपको सर्किट को बीच में से तोड़ देना है तो आप इसको ऐसे सिंबल से देते हैं, इसका मतलब प्लग की ओपन है। अगर प्लग की ओपन हुई तो उसका क्या मतलब है कि सर्किट पूरा नहीं है, वहां पे बीच में से वो रुक गया है और उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली है, ठीक है। जबकि अगर तुम्हारी क्लोज्ड प्लग की है ऐसा वाला सिंबल, तो इसका मतलब सर्किट पूरा है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कनेक्टिंग वायर को तो आप सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना के दे दोगे या टेढ़ी लाइन बनाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद लाइट बल्ब को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं,
यू डोंट नीड टू ड्रॉ एक्चुअली लाइट बल्ब जो रहता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टर कह लो, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर की वजह से जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट कम होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप एक अपना घर का चार्जर ले लीजिए, ठीक है। तो आपका जो चार्जर में एक एडाप्टर दिखता है ना आपको, एडाप्टर मतलब चार्जर की शुरुआत में वो मोटा वाला हिस्सा रहता है, उस मोटे वाले हिस्से में रेजिस्टर लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जो आपका जो स्विच होता है उसमें से काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसको कम करना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे रेजिस्टर फिट रहता है कि वो फ्लो ऑफ करंट को कम कर देगा, क्योंकि आपका मोबाइल उतने करंट को नहीं झेलता है, आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा उतने करंट से, इसलिए आपको एक रेजिस्टर की जरूरत होती है। उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ है, ये रेजिस्टर ऑलरेडी क्या कहते हैं उसे, फिक्स नहीं रहता कि उतना ही इसके अंदर कम होने वाला है। जैसा आपका चार्जर है वो फिक्स रहता है कि उतना ही करंट उसमें जाएगा और उतना ही करंट उसमें से बाहर निकलेगा, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एम मीटर का सिंबल ये होता है जो एम्पियर, ठीक है। एम्पियर करंट को हम जब ये करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो अगर आपको करंट मेजर करना है तो आप एम मीटर का इस्तेमाल करोगे, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अब एक लास्ट चीज पढ़नी है हमें इस चैप्टर से जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस, ठीक है। सो नाउ हमें अब रेजिस्टेंस के बारे में पता है, अब रेजिस्टेंस के हिसाब से ही हम कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर मतलब those substances which have very low resistance are called conductor. Current can flow easily through such material. अरे भाई सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस कम है इसका क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस कम है मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है आराम से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट ही तो है। तो इसीलिए कंडक्टर का मतलब है कि जिसमें से आसानी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है, जिसमें से आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे जो मेटल होते हैं ये कंडक्टर है, क्योंकि उसमें से आसानी से मेटल, सॉरी, उसमें से आसानी से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से फ्लो हो पा रही है, उसका करंट आसानी से फ्लो हो पा रहा है। इंसुलेटर इसका बिल्कुल उल्टा है। दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो जिसमें से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें से तो करंट बेचारा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर ही बाउंस हो रहे हैं, वो बेचारे अच्छे अच्छे से जा ही नहीं पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। ये आपको जरूर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इससे आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि वुड हो गया, अब वुड लकड़ी में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बहुत ही मिनिमल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो पाते, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना प्लीज, एंड लाइक द सेशन इफ यू हैवंट येट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सभी लोगों को पता चलने दो कि यार केमिस्ट्री तो बड़ी आसान, केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिक्स तो बड़ी आसान है, बस आप लोग जब सीधे सीधे आपका चैप्टर शुरू कर देते हो ना पढ़ना, फिर बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता, दिमाग में आपको कुछ नहीं जाने वाला अगर आपको ये सब नहीं पता होंगे तो, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और सभी लोग कृपया करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, एंड लेट्स एंड टुडे सेशन हियर। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 में चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और पहले 2 पेजेस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग, एंड आई एम संकेत मणियार, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।